नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए कई महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है। इसमें हम चर्चा करेंगे IED भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक के चैप्टर 8 एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो। तो हमारा आज का प्रथम प्रश्न यह है कि श्रमिक से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न में हमें स्पष्ट करना है कि श्रमिक क्या होते हैं, किन व्यक्तियों को हम प्राय श्रमिकों की श्रेणी में शामिल करते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। तो श्रमिक की परिभाषा होती है वे सभी व्यक्ति जो प्राय किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न हैं, देश की अर्थव्यवस्था में किसी न किसी प्रकार से योगदान दे रहे हैं, श्रमिक कहलाते हैं। चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर का कार्य कर रहे हों, श्रमिक की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये थी श्रमिक की परिभाषा। अब इसमें पूछा गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रमिकों को प्राय दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हम स्वनियोजित मजदूर और भाड़े के मजदूर यानी कि स्वनियोजित श्रमिकों के बारे में और कुछ भाड़े के श्रमिकों के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें एक बात भी स्पष्ट करनी होती है कि जो भाड़े के मजदूर होते हैं उन्हें और दो भागों में बांटा जाता है, अनियमित मजदूर और नियमित मजदूर, जिन्हें हम कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर की नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि श्रम बल और कार्यबल में अंतर स्पष्ट कीजिए या श्रम बल और कार्यबल की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न श्रम बल और कार्यबल पे है, जिसमें अंतर स्पष्ट करना और परिभाषा दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं श्रम बल क्या होता है। तो श्रम बल से अभिप्राय वास्तव में काम कर रहे या काम करने को इच्छुक व्यक्तियों की संख्या से होता है। इसका मजदूरी दर से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि किसी भी मजदूरी दर पर कार्य करने को वो व्यक्ति तैयार होता है। तो श्रम बल से अभिप्राय कार्य कर रहे व्यक्ति और कार्य करने को इच्छुक व्यक्ति दोनों से ही होता है। इसमें काम कर रहे व्यक्ति और काम करने को इच्छुक व्यक्ति दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो ये थी हमारी श्रम बल की परिभाषा। अब हमें बताना है कि कार्यबल क्या होता है। तो कार्यबल में भी प्राय देश में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं यही दिखाया जाता है। तो देखते हैं कार्यबल की परिभाषा। तो कार्यबल से अभिप्राय वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है, ना कि उन व्यक्तियों की संख्या से जो काम करने को इच्छुक है। अर्थात कार्यबल से अभिप्राय उस अनुपात से होता है जिसमें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की संख्या को शामिल किया जाता है जो उस काल में कार्य कर रहे होते हैं। तो इसमें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की संख्या को शामिल किया जाता है जो उस समय कार्य कर रहे हैं, उनको नहीं जो सिर्फ कार्य करने को इच्छुक होते हैं परंतु किसी कारणवश उस समय कार्य नहीं कर रहे होते। तो ये था कार्यबल की परिभाषा। तो श्रम बल और कार्यबल में ये अंतर है कि श्रम बल में दोनों टाइप के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, पहले वो जो कार्य कर रहे हैं और दूसरे वे व्यक्ति जो कार्य करने को इच्छुक है। लेकिन कार्यबल में ऐसा नहीं होता। कार्यबल में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उस समय कार्य कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता जो कार्य करने को इच्छुक है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड प्रश्न यह है कि
श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को डिफाइन कीजिए। इसमें हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिफाइन करना है और इसकी ऊंची दर क्या दर्शाती है इसका भी वर्णन करना है। तो देखते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात इससे अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो उत्पादन की प्रक्रिया या देश में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगा होता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहलाता है। इसे सहभागिता दर भी कहते हैं और इसे ज्ञात करने का अपना एक सूत्र भी होता है। अब देखते हैं कि ऊंची सहभागिता दर क्या दर्शाती है, क्योंकि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि जनसंख्या श्रमिक अनुपात को सहभागिता दर भी कहते हैं। तो अब हमें बताना है कि ऊंची जनसंख्या अनुपात क्या दर्शाती है। तो ऊंची जनसंख्या अनुपात यानी कि सहभागिता दर दर्शाती है कि श्रमिकों का अधिक अनुपात जो है वो कार्यबल में संलग्न है, यानी कि देश के अधिक से अधिक श्रमिक कार्यों में किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो अब हमारा 5वां प्रश्न यह है कि भारत में कार्यबल के आकार का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस भी हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि भारत में कार्यबल का आकार क्या है। तो भारत में कार्यबल की संख्या लगभग 473 मिलियन लोगों की है, यानी कि कार्यबल में कुल 473 मिलियन 4.73 करोड़ लोग भारतीय कार्यबल में संलग्न हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है कार्यबल में लगभग 70% पुरुष और 30% महिला श्रमिक हैं। 70% पुरुष श्रमिक और 30% महिला श्रमिक हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि कार्यबल का लगभग 75% अथवा 3/4 भाग जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से है और हमारा सिर्फ 25% यानी कि 1/4 भाग ही शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि महिला कार्यबल का प्रतिशत कुल कार्यबल का ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25% महिलाएं अथवा कुल ग्रामीण कार्यबल का 1/4 भाग है, यानी कि 75% पुरुष तो 25% महिलाएं हैं। कुल ग्रामीण क्षेत्र का 1/4 भाग ही सिर्फ महिलाएं श्रमिक हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये केवल 20% अथवा कुल कार्यबल का 5वां भाग है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत कुछ ज़्यादा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो भी बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 1/4 1/5वां भाग ही श्रमिक संख्या का 1/5वां भाग ही कार्यरत है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 1/4 भाग कार्यरत है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 20% महिलाएं ही आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें हमने भारत के कार्यबल के आकार का वर्णन किया है कि कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, कितने प्राथमिक क्षेत्र के हैं, कितने द्वितीयक क्षेत्र के हैं, इसमें हमें ये भी बताना है। और इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी काफ़ी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम के अनौपचारिकीकरण की समस्या से जूझ रही है और यह समस्या कोविड-19 के समय ज़्यादा गंभीर हो गई है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के विषय में श्रमिकों के अनौपचारिकीकरण की कोई 2 हानियाँ बताइए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है श्रम का अनौपचारिकीकरण क्या है
और जो हमें ये कथन दिया गया है कि कोविड-19 की स्थिति के दौरान जो ये श्रमिक हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी स्थिति दुर्लभ हो गई है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो जी हाँ, हम बिल्कुल इस कथन से सहमत हैं। इस कथन के विषय में अनौपचारिकीकरण की किन्हीं 2 हानियों का वर्णन भी हमें करना है। तो हम देखते हैं श्रम का अनौपचारिकीकरण क्या है। तो श्रम का अनौपचारिकीकरण। श्रम के अनौपचारिकीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अर्थव्यवस्था के असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार और संगठित, जिसे हम औपचारिक क्षेत्र कहते हैं, में कम रोजगार प्राप्त करता है। यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक कार्य मिल रहा है और उसे औपचारिक क्षेत्र उतना कार्य मुहैया नहीं करवा पा रहा, तो उसे श्रम का अनौपचारिकीकरण कहते हैं। अब देखते हैं श्रम के अनौपचारिकीकरण की हानियाँ। तो श्रम के अनौपचारिकीकरण की हानियाँ निम्नलिखित हैं। हमें किन्हीं भी 2 हानियों का वर्णन करना है। तो हमारा पहला पॉइंट है, आकस्मिक श्रमिकों के लिए कोई श्रम कानून नहीं है। जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं उनमें आकस्मिक श्रमिकों के लिए कोई श्रम कानून नहीं होता। विशेष रूप से कोविड-19 जैसी महामारी के समय में आकस्मिक श्रमिकों को बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार छोड़ दिया गया। यानी कि कोविड-19 की जो स्थिति थी उसमें लोगों को बिना रोजगार दिए ही, बिना उन्हें उनका मुआवजा दिए, उन्होंने जो काम किया था उसके वेतन दिए बिना ही उन्हें ऐसे ही बेरोजगार छोड़ दिया गया, जिससे उनकी आजीविका का सवाल खड़ा हुआ। सेकंड पॉइंट है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाखों आकस्मिक श्रमिकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जिससे उनकी आजीविका पर भी सवाल उठ गए और साथ ही इन लोगों का स्वास्थ्य खर्चा भी बढ़ा। नौकरियां छिन गई और स्वास्थ्य खर्चा भी बढ़ गया। इनकी आजीविका का सवाल भी उठ खड़ा हुआ। ये हुआ अनौपचारिकीकरण के क्षेत्र में कार्य करने के दौरान, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न होने के दौरान। यदि यही श्रमिक औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक होते, औपचारिक क्षेत्र में संलग्न होते, तो इन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाता। इन्हें इनका पूरा रोजगार भत्ता दिया जाता और इलाज करने के लिए पर्याप्त पैसे भी मुहैया करवाए जाते और इन्हें इनकी क्षतिपूर्ति अवश्य दी जाती। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर, जो कि हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि बढ़ते अनियमितीकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बढ़ते अनियमितीकरण यानी कि कैजुअलाइजेशन के कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है की व्याख्या करनी है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो बढ़ते अनियमितीकरण के कारण निम्नलिखित है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्वरोजगार में लगे छोटे और सीमांत कृषक किसान गतिविधियों में आय अर्जन की निजी संभावनाओं के कारण आकस्मिक श्रमिक बन रहे हैं। इसमें हमें बताना है कि जो छोटे श्रमिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र में क्यों कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्वरोजगार में लगे छोटे सीमांत कृषक जो कि किसान गतिविधियों में निजी आय अर्जन की संभावनाओं के कारण आकस्मिक श्रमिक बनना अधिक पसंद करते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि नगरीय क्षेत्रों में बड़े उद्योगों से श्रमिकों के विस्थापन ने नियमित श्रमिकों को आकस्मिक श्रमिक की स्थिति में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि जो अभी कोविड-19 का टाइम आया, इस पीरियड के दौरान जो श्रमिकों के साथ हुआ, उन्हें उनके कामों से निकाल दिया गया, जिस कारण कि उन्हें अपना कुछ स्वनियोजित धंधा करने को मजबूर होना पड़ा। तो ये कारण भी एक अनियमितीकरण, आकस्मिक श्रमिकों की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही डिफाइन कर रहा है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की धीमी वृद्धि भी श्रमिकों के आकस्मिक रोजगार को अपनाने का कारण बनती है। यानी कि सरकार
फैक्टर सेक्टरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर पा रही, संगठित क्षेत्र में रोजगार को नहीं बढ़ा पा रही है, रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, जिस कारण कि रोजगार आकस्मिक श्रमिक बन रहे हैं, यानी कि अनियमितीकरण बढ़ रहा है। और हमारा 4th पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के विस्तार में आकस्मिक श्रमिकों की मांग में वृद्धि ने भी अनियमितीकरण को बढ़ाया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विनिर्माण के नए कार्य शुरू हुए हैं, जिसमें मकान बनना और अन्य नई नई सेवाएं, गतिविधियां जो आकस्मिक श्रमिकों की मांग में वृद्धि कर रही हैं, इन क्रियाओं ने भी अनियमितीकरण को बढ़ाया है। तो ये थे अनियमितीकरण के बढ़ने के कारण जो हमने अभी व्याख्या की जिन पॉइंट्स की। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारी CBSE की साइट की तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस में बताए गए कुछ क्वेश्चंस में से एक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यही कि क्या अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करना आवश्यक है? हाँ तो क्यों? तो इस प्रश्न में हमें अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय सरकार को औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन क्यों करना चाहिए यह बताना है। तो इसमें हम बताएंगे औपचारिक क्षेत्र के लाभ और हम अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों की तुलना करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। हाँ, अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करना आवश्यक है क्योंकि औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं और वे श्रम कानूनों से संरक्षित होते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं होता है और उन्हें सरकार से कोई संरक्षण या कानूनी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये था कि हमें अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय सरकार को औपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार के अवसर क्यों सृजित करने चाहिए, क्योंकि जो औपचारिक क्षेत्र होता है वो सरकार द्वारा संरक्षित होता है। यदि औपचारिक क्षेत्र में किसी भी श्रमिक को किसी भी दुर्घटना के कारण कोई एक्सीडेंट या किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसे सरकार द्वारा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाती है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही कारण है कि सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसरों को सृजित करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 9th क्वेश्चन यह है कि नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या कम क्यों है? तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में यानी कि औपचारिक क्षेत्र में प्राय महिलाओं की संख्या कम क्यों है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि महिलाओं की संख्या नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में कम क्यों है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या कम होने के निम्नलिखित कारण हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कम महिलाएं नियमित वेतनभोगी रोजगारों में पाई जाती हैं क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए कौशल और साक्षरता के ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है जो कि प्राय महिलाओं में अपर्याप्त होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नियमित वेतनभोगी रोजगार के अवसर यानी कि फॉर्मल सेक्टर्स में जो योग्यताएं चाहिए होती हैं, कार्य करने की कुशलता और जो साक्षरता होती है वो प्राय महिलाओं में अपर्याप्त होती है। इस कारण जो महिलाएं होती हैं वो वेतनभोगी रोजगारों में कम पाई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि सामाजिक बाधाओं के कारण भारत में महिलाओं की गतिशीलता में कमी आई है, यानी कि कई सामाजिक बाधाएं होती हैं। महिलाओं का जो निर्णय होता है कार्य करने का वो उनका व्यक्तिगत नहीं होता है, उनका पूरे परिवार की मंजूरी चाहिए होती है तभी वो कार्य किसी न किसी कार्य में संलग्न होती हैं। अदरवाइज़ वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाती क्योंकि वो उनका सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता। तो महिलाओं को सामाजिक बाधाओं से भी गुजरना पड़ता है, उनका भी सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ये कुछ जो कार्य होते हैं जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है कम होती है। कई ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसमें वेतनभोगी
क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो ये थे कि महिलाओं की वेतनभोगी रोजगार के अवसरों में कम संख्या क्यों पाई जाती है, उसके कारण। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की आर्थिक क्रियाओं में या फिर भारत के कार्य बल में महिलाओं की संख्या क्यों कम है। तो इसके हमें कारण ऐसे ही बताने हैं कि उनकी जो निर्णय होता है व्यक्तिगत नहीं होता, उन्हें सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर महिलाएं शिक्षित नहीं होती, जिस कारण कि वह किसी आर्थिक क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं हो पाती हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं अपना दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में प्राय कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और भारत में बेरोजगारी अत्यधिक पाए जाने के कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो भारत में प्राय 2 प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती हैं। पहली अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सकता, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी भी हम इसे कहते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। दूसरा पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी, जो कि प्राय कृषि सेक्टर में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये थी हमारी 2 प्रकार की बेरोजगारी। अब हमें बताना है कि भारत में बेरोजगारी सबसे अधिक पाए जाने के कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण निम्नलिखित है। हमारा पहला पॉइंट यह है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जिसके कारण प्राय सरकार द्वारा कितनी भी परियोजनाएं क्यों न बना ली जाए, देश में बेरोजगारी के स्तर में कोई गिरावट नहीं आती है। तो हमारा पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण होती है, क्योंकि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो संसाधनों की अत्यधिक मांग करती है और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि सरकार द्वारा बनाई गई हर एक प्रभावशाली योजना को निष्प्रभावी कर देती है। और सेकंड पॉइंट है धीमा आर्थिक विकास। देश का धीमा आर्थिक विकास भी बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण होता है। तो क्योंकि जो धीमा आर्थिक विकास होता है वो अत्यधिक रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाता है, जो कि बेरोजगारी का कारण बनता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को। तो थर्ड पॉइंट है कृषि की प्रधानता। भारत में स्टार्टिंग से ही कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत में प्राय कृषि एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक रहा है, जिस कारण प्राय श्रमिकों में अन्य रोजगार के अवसरों में कार्य करने की गतिशीलता का अभाव होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। स्वतंत्रता के बाद बड़े उद्योगों की स्थापना ने कुटीर और लघु उद्योगों को प्राय बहुत बड़ा धक्का दिया है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत के छोटे उद्योगों का प्राय पतन कर दिया गया था, उन्हें समाप्त कर दिया गया था और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी। लेकिन जो छोटे उद्योग होते हैं वो जितने छोटे होते हैं उनमें श्रमिकों की आवश्यकता उतने ही अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और रोजगार के अत्यधिक अवसर वो प्रदान करते हैं जनता को। तो इसी कारण भी, यानी कि छोटे और लघु उद्योगों के पतन के कारण भी देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि आपको चाहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके हमारी सभी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।